बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम ये इच्छा रखें कि हमारे बुरा करने के बाद भी हमारे साथ अच्छा होगा तो ये हमारी गलतफहमी है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मेरा नाम सविता है। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल हो चुकी है। मेरे पापा एक टीचर थे और एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरी माँ हार्ट अटैक आने की वजह से मर गई थी। मुझे तब पता नहीं चला था कि आखिर मेरी माँ इतनी छोटी उम्र में अटैक आने से कैसे मर गई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अटैक आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को कभी जान ही नहीं पाई कि आखिर मेरी माँ को क्या परेशानी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और अपनी माँ के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं दिन भर रोया करती, कमरे में घुसी रहती, ना खाती ना पीती, ना ही बच्चों के साथ खेलती। सब घर वालों मेरे पापा से कहने लगे कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो मेरे पापा नहीं माने। मैं 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं जब स्कूल से आई तो मेरे हैरत की हद न रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसी सहेली से मेरी दादी कितना चिढ़ती थीं। मुझसे कहती कि तू अपनी इस सहेली से दूर रहा कर, इसकी आदतें मुझे पसंद नहीं। और आज उसी सहेली के घर मुझे भेज दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि वही गंदी सी सहेली दादी को इतनी पसंद कैसे हो गई थी। खैर, मैं खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो घर में खूब सारी चहल पहल थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। घर में इतने सारे लोग क्यों थे और ये सब कहाँ से आए थे? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। इतने सारे लोगों के बीच दो लोगों को देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। दो लोग सजे सवरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। मेरी पहली नज़र अपने पापा पर गई थी जो दूल्हा बने बैठे थे। अपने पापा को दूल्हा के रूप में देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी। वक्त और हालात ने मुझे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। फिर मैंने पापा के साथ बैठी उस औरत को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब दादी ने पापा के साथ उस औरत को एक कमरे में भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ऐसा जुल्म जो सबने मुझ पर कर दिया था। मेरी दादी ऐसे ही किसी अनजान औरत को मेरी माँ का दर्जा कैसे दे सकती थीं? मैं चीख चीख कर दादी से पूछने लगी, दादी कौन है ये औरत? आपने क्यों उसे मेरी माँ के कमरे में भेज दिया? वो मेरी माँ और पापा का कमरा है। मेरी माँ के अलावा उस कमरे में कोई और नहीं जा सकता। दादी ने मुझे चुप कराया और कहा, अब वही तेरी माँ है। तेरे पापा का घर बसाने के लिए हमने तेरे पापा की शादी कर दी है। तेरे पापा का घर बस जाएगा, तेरे पापा खुश रहेंगे, तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। आखिर तुझे भी तो माँ मिली है। मुझे दादी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वो नई औरत जो अभी अभी मेरे माँ के कमरे में गई थी, मैं उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गम था कि मेरे पापा ने शादी कर ली। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैं दादी से चिपकी लेटी रही और इसी सोच में रात गुजार दी कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की। अगले दिन मैं सोकर उठी तो मेरे लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका था। मेरी नई माँ का रवैया मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था। मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मैं देख रही थी कि मेरी नई माँ घर के नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही थीं जैसे वही यहाँ की पहली मालकिन है और न जाने कब से इस घर को संभालती आ रही है। मुझे अपनी माँ का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी अपनी सगी माँ तो घर का चाहे कोई नौकर ही क्यों ना हो, कभी भी उससे तेज आवाज़ में बात नहीं करती थी। मुझे उस नई औरत को माँ कहते हुए भी शर्म महसूस हुई थी। मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठ गई तो वहाँ पहले से ही पापा की दूसरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठे पर हाथ रखा ही था कि मेरी रूह कांप गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट उठा ली। मैं सबके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक इस आफत पर मैं बौखला गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने चीखते हुए दादी को आवाज़ लगाई। अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रखा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर इस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरे आगे से नाश्ते की प्लेट भी हटा ली। मेरी चीख सुनकर दादी बाहर आईं। मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मेरी सौतेली माँ बहुत मासूम बनकर दादी से कहने लगी कि अगर मैं पराठे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सविता की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अगर ये मोटी हो गई तो उसके लिए भी मुसीबत होगी और हमारे लिए भी मुसीबत होगी। बस इसीलिए मैंने सविता के आगे से पराठे हटा लिए। मैं तो उसके भले के लिए कर रही थी और उल्टा ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, इसीलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा था। अगर अभी इसकी गलती का एहसास इसको नहीं दिलाया गया तो आगे जाकर ये बिगड़ जाएगी। लड़की जात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कल लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने पराई बेटी को बिगाड़ दिया। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा।
मेरी सौतेली माँ के मुंह से ये बात सुनकर दादी मुझे गुस्से से देखने लगीं। इससे पहले मैं कुछ कह दी, दादी ने मुझे डांट कर कमरे में भेज दिया। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चली आई। कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई थी और मैं अपनी दादी की नज़रों में झूठी हो गई। रात के समय जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा को अपने ध्यान में लगा लिया ताकि मैं उनको कुछ बता ना सकूं। मैं जब भी पापा से कहने के लिए कुछ मुंह खोलती, मेरी सौतेली माँ उन्हें अपनी बातों में लगा लेती और मेरे पापा मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरी सौतेली माँ की बातें ही ध्यान से सुन रहे थे। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। पहले वाली बहारें अब ख़त्म हो चुकी थीं। माँ की छाँव धूप में बदल चुकी थी। पहले माँ मेरे खाने पीने का ध्यान रखा करती थी, अब मेरी किसी को परवाह नहीं थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उन्हें अपने कामों में उलझा कर रखती। समय ऐसे ही गुजरता गया। मेरा अपने ही घर में अब कोई इज्जत नहीं थी। पापा की नई शादी के 1 साल बाद ही मेरी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। अब तो पापा मुझ पर और भी ध्यान नहीं देते थे। मेरी नई माँ के पीछे लगे रहते। मैं कुछ कहती तो मुझे डांट कर भगा देते। मैं अपनी माँ को याद करके रोती रहती तो मुझे रोने भी ना दिया जाता। जब मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोती थी तो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भर देती कि मैं सविता को इतना प्यार करती हूँ, फिर भी वो अपनी माँ को याद करके रोती है। आने जाने वाले को ये जताना चाहती है कि मैं इस पर जुल्म करती हूँ। और फिर पापा मुझ पर खूब गुस्सा होते, मुझे खूब डांटते और कभी कभी तो मेरे पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते। मेरी सौतेली माँ अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर में उसी का हुक्म चलता, जो चाहती वही होता। मेरे पापा मेरे खिलाफ हो गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी जान छूटी। मैंने हॉस्टल में रहने का फैसला घर में सुना दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ इस बात के लिए नहीं मानी, लेकिन फिर यहाँ पर पापा ने मेरी साइड ली और मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। अब मैं घर बहुत कम आती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने खूब बावेला मचाया था, लेकिन पापा ने मुझे इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे कहाँ रहना है। एक बार मेरा इरादा घर पर ही रात बिताने का था, इसलिए मैं घर पर ही रुक गई। रात को जब मुझे कमरे में घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नज़र पापा के कमरे पर पड़ी, जो मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। दरवाज़ा हल्का सा खुला होने की वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पापा को रात को लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद पापा जाग रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हुई कि क्यों ना पापा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। यही सोचकर मैं कमरे में चली आई, जहां पापा कोई किताब पढ़ने में बिजी थे और मेरी सौतेली माँ उनके पास बैठी कुछ बातें कर रही थीं। अभी कमरे के अंदर पैर भी नहीं रख पाया था कि मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से कह रही थीं कि आप सविता को घर पर ही रखा करें, उसे हॉस्टल में मत रखें। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे पापा बोले, अच्छा है वो हॉस्टल में ही रहे, कम से कम उससे जान तो छूटी है, वो भी अपनी माँ की तरह है। वैसे भी मैं अब उससे बोलने वाला हूँ कि अपनी पढ़ाई बढ़ाई छोड़े और अपनी नौकरी करे, खुद कमाए खुद खाए। इतना पढ़ा लिखा दिया, ये क्या कम है। घर पर कम रहे यही अच्छा है, क्योंकि घर में रहेगी तो घर में लड़ाई झगड़ा ही करवाएगी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी और ना ही बेटी को है। अपने पापा की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा था। मुझे ऐसा लगा अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही है। मैं पापा के बारे में क्या सोचती थी और पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बस नहीं चल रहा था कि इसी वक्त तो हॉस्टल वापस चली जाऊं। पापा की बात सुनकर अब मुझे नई फिक्र लग गई। अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और अधूरी पढ़ाई के साथ मुझे नौकरी कौन देता। पापा तो अब मेरा खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आते थे। मैं सुबह होते ही हॉस्टल वापस आ गई। मेरी रूममेट एक जॉब करती थी। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे भी अपने ऑफिस में नौकरी पर लगवा लिया। सैलरी ठीक ठाक थी, इससे मेरी पढ़ाई और महीने का खर्चा आसानी से निकल रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का भी इंतजाम करना था। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए कि मुझे हैरत होने लगी और हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस हुई। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का मेरे क्लास का ही था। देखने में बहुत ही खूबसूरत जवान था। वैसे तो मैं अपने से छोटी क्लास के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मैंने पीयूष को मना कर दिया कि तुम अपने लिए किसी दूसरे टीचर का इंतजाम कर लो। लेकिन वो नहीं माना तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मेरा काम तो पढ़ाना था तो उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। पापा ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1 महीने बाद ही पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट पीयूष मेरा बहुत ख्याल रखता था।
पहले पहल मुझे लगा कि वो मेरी फ़िक्र करता है, वो मेरा दोस्त बन गया है, इसलिए मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन एक दिन मेरे हैरत की हद न रही जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में बस एक बहन थी जो उसके साथ रहती थी। घर-बार की तरफ से काफ़ी अमीर था। उसके माता-पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पीयूष के माता-पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने पीयूष को और उसकी बहन को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। किसी भी रिश्तेदार ने उन दोनों का साथ नहीं दिया था। फिर उसने भी उन लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए और अपनी बहन की उसने शादी भी कर दी। उसको मैंने भी अपनी कहानी सुना दी थी। पीयूष ने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं फ़ौरन मान गई। उसने मुझे समझाया कि शादी करने से पहले एक बार अपने माता पिता से पूछ लो। पीयूष के समझाने पर मैं एक दिन के लिए घर गई। घर पर पापा की हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापा की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं थे। मेरी सौतेली माँ भी उस समय घर पर नहीं थी। पता नहीं कहाँ गई हुई थी। शाम होते होते पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने पापा से अपने मन की बात कहनी चाहिए। मैंने अपने पापा की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोला तभी मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई और मेरे पापा को दूध का गिलास देने लगी। पापा ने दूध पीने से मना कर दिया लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को ज़बरदस्ती वो दूध पिला दिया। दूध पीते ही पापा को उल्टी आ गई। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए लगातार 2 दिन तक मैं घर पर ही रुकी रही और आखिरकार एक दिन मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। मैंने जल्दी से अपने मन की बात पापा के सामने रख दी। मैंने कहा कि पापा, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। इसी बीच मेरी सौतेली माँ न जाने कहाँ से आ गई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। मुझे न जाने क्या क्या सुना दिया, बदकिरदार, बेशरम और न जाने क्या क्या गंदे गंदे शब्द मेरे लिए बोले। मेरे पापा उस समय पूरे होशो हवास में थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ रख दिया। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। कहा, अब तुम घर पर ही रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं घर से भाग गई और पीयू से शादी कर ली। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अब जिंदगी मेरे लिए बहुत ही हसीन हो गई थी, जैसे सब गमों के बादल छट गए हों। मैं अब बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा पति पीयूष मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक दिन पीयूष घर आया तो उसके गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझसे भी नहीं बोला, आते ही खामोशी से सो गया, खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। शादी के 3 महीने गुजर चुके थे लेकिन आज तक मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने भी उसको कुछ न कहा और सारी रात आंसू बहाती रही। खुद सो गई। सुबह पीयूष गुस्से में नाश्ता किए बगैर घर से चला गया और रात मेरे सोने के बाद वापस आया। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन इतवार था इसलिए पीयूष घर पर ही मौजूद था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और किसी से फ़ोन पर बातें करता रहा। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी। मैं पीयूष से कुछ बात करती तो वो मेरी बात का जवाब भी नहीं देता। वो मेरी तरफ से पीट करके सोता रहता। मैं पूरी रात पीयूष के रवैये के बारे में सोचती रही। अब तो पीयूष मुझ पर हुक्म भी चलाने लगा था। दिन ब दिन उसका रवैया मेरे लिए ख़राब होता जा रहा था। एक दिन जब उसने मेरे सामने अपने कपड़े डाले तो मैंने भी गुस्से से कह दिया कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं तुम्हारे कपड़े क्यों धोऊं। इसी बात पर पीयूष ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं उस समय कुछ सुनने के काबिल भी नहीं रह गई थी। मैं मुंह खोले पीयूष को देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी नर्क बना ली है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पीयूष का एक बार हाथ किया उठा, अब तो वो मुझ पर रोज़ हाथ उठाने लगा। मैं रो रो कर पीयूष को उसकी मोहब्बत याद दिलाती लेकिन उसके सिर पर जूं तक नहीं रखती। मेरे पास अब रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर से भागकर शादी की थी। शिकायत करती भी तो किससे करती। हमेशा मोहब्बत को तरसी हुई थी। पीयूष ने जरा सी मोहब्बत क्या दिखाई, मैं उसकी मोहब्बत में पिघल गई थी। लेकिन ये भूल गई थी कि इस वक्ती मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। वक्ती मोहब्बत को उसकी सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी। इंसान नफरत के साए में जी सकता है लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकता। धीरे धीरे पीयूष अपने संस्कारों से गिरता चला गया।
अब वो घर पर अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा था। वो दोस्त मेरे साथ मजाक मजाक में बदतमीजी करते, लेकिन पीयूष कुछ नहीं बोलता। और एक बार तो हद ही हो गई, जब उसके दोस्त ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैं गुस्से से लाल हो गई और पीयूष के दोस्त पर हाथ उठा दिया। इसी बात पर बाबेला मचाकर उस रात भी उसने मुझे बहुत पीटा। पूरी रात मैं रोती रही। शारीरिक दर्द से ज़्यादा दिल के टूटने की दर्द मुझे चोट दे रही थी। कई बार दिल में ख्याल आता कि पीयूष को छोड़कर चली जाऊं। फिर सोचती, इस घर के अलावा मेरा ठिकाना ही कहाँ है। और फिर कुछ दिन बाद पीयूष ने खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं उसकी मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही कि पीयूष, एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देकर तो देखो। हम फिर से हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। लेकिन पीयूष ने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। अगर करता तो उसे उस वक्त मुझ पर दया जरूर आ जाती। मैं आंसू बहाती फिर से अपने पापा के घर आ गई। जैसे ही अंदर घर में कदम रखा, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही चौंक गए थे। मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर मेरे पापा और मेरी माँ समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे गेट पर ही रुक जाने को कहा और बोली, अंदर कदम मत रखना। तुमने तो घर से भागकर शादी की थी और अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं भागकर पापा के पैरों में बैठ गई। पापा उस वक्त तो मुझे बहुत मजबूर लगे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। और जब पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो जैसे मेरे शरीर की जान ही निकल गई। पता चला कि पापा के आधे शरीर को लकवा मार गया है, बाकी आधा शरीर भी बहुत ना के बराबर काम करता था। मुझे पापा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पापा ने एक हाथ बमुश्किल उठाकर मेरे सर पर रखा था। पापा का मेरे सर पर हाथ रखना था कि मेरी माँ तनफन करती हुई अपने कमरे में चली गई। खैर, पापा ने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मुझे ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्दों से बुलाती कि मेरा जी चाहता ज़मीन फटे और उसमें समा जाऊं। पापा की तो अब उस घर में कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। पापा एक तरफ पड़े रहते, उनकी आंखों में मुझे बेबसी नजर आती, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पूरे घर पर मेरी सौतेली माँ का ही राज था। मैं पूरा दिन घर के काम करती, तब कहीं जाकर रात को खाना नसीब होता था। घर में एक काम वाली आया करती थी, बस उसी से थोड़ा बातचीत कर लिया करती थी, नहीं तो बात करने के लिए भी तरस जाती। मीना बहुत अच्छी औरत थी। वो मेरी माँ के बारे में मुझे बताती कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही बुरी औरत है, तुम्हारी माँ बदकिरदार औरत भी है। तुम्हारे पापा जब काम पर चले जाते हैं तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, और तुम्हारे पापा के आने से पहले ही आ जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी माँ की किसी लड़के के साथ दोस्ती है। तुम्हारे पापा की जो हालत हुई है उसके पीछे भी तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को दूध में कुछ मिलाकर पिलाती है, जिसे पीने के बाद तुम्हारे पापा की हालत ख़राब होने लगती है, और एक दिन तुम्हारे पापा को लकवा मार गया। ये तो मैं जानती थी कि मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है, लेकिन इतनी बुरी औरत है कि अपने ही पति के साथ ये घिनौना काम करेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। पापा की हालत पर मैं उस दिन बहुत रोई थी। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पापा, जो मेरे लिए आखिरी सहारा थे, वो भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोई थी। जी चाहता था कि मैं भी अब इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर तो सिर्फ भगवान का बस है, इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री है। पापा के मरने के बाद तो मेरी सौतेली माँ खुल्लम खुल्ला अय्याशी पर उतर आई थी। वो पूरा पूरा दिन गायब रहती, रात को वापस आती तो कमरे में जाकर सो जाती। एक दिन मीना ने मुझे बताया, बीबी जी, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी सौतेली माँ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आज रात आप अपनी माँ के कमरे में जाकर देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से देख लेना कि आपके सोने के बाद आपकी माँ अपने कमरे में क्या गुल खिलाती हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर मेरा घर बर्बाद करके मुझे तलाक दिलवाकर मेरी माँ को क्या मिला। मैं इसके पीछे का राज जानना चाहती थी। रात हुई तो मैं अपने कमरे में सोने का बहाना करके चली गई, लेकिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपनी माँ के घर वापस आने का। जब मेरी माँ वापस आई तो उस वक्त मैं जाग रही थी। रात के 12 बजे का टाइम था। मेरी माँ के साथ कोई और भी आया था, लेकिन उस इंसान की शक्ल मैं देख नहीं पाई थी। वो दोनों कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे गई और खिड़की की दराज से देखा। वो जो कोई भी इंसान था, मेरी माँ उसकी बाहों में बैठी हुई थी। ये देखकर ही मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा था। मेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी कि घर में ही अय्याशी करने लगेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आने वाले इंसान की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं देखना चाहती थी वो इंसान कौन है, और जब उस इंसान को मैंने देखा तो जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष था। इसका मतलब मेरी माँ के प्यार के चक्कर में पड़कर पीयूष ने मुझे छोड़ दिया था।
मुझे समझते देर न लगी कि मेरी माँ ने ही पीयूष के साथ चक्कर चलाकर मेरा घर बर्बाद किया था। मैं वापस लौट आई और बेड पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन जब रूटीन के अनुसार मेरी माँ बाहर चली गई तो मैंने अपने माँ के कमरे की तलाशी ली। आखिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं जानना चाहती थी। मैं तो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी, उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि अब मैं उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगी। लेकिन पीयूष से तलाक करवाकर उन्होंने तो मुझे अपने घर में ही हमेशा हमेशा के लिए बिठा लिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने अपने माँ के पूरे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे सब कुछ समझ आ गया कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया था। मेरे हाथ कुछ पेपर लगे जिसमें पापा ने अपना पुश्तैनी मकान और ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उसमें पापा की लिखी एक डायरी भी थी जिसमें पापा ने लिखा था, सुरेश यानी मेरे पापा, उनकी शादी सबसे पहले मेरी सौतेली माँ ममता से ही होने वाली थी। मेरी सगी माँ रूपा और मेरी सौतेली माँ ममता दोनों आपस में बहनें थीं। लेकिन ममता किसी और से शादी करना चाहती थी, वो सुरेश से शादी नहीं करना चाहती थी। फिर उसे ठीक पहले ममता अपने आशिक के साथ भाग गई। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ रूपा को मंडप पर बिठा दिया। लेकिन ममता के आशिक ने जिस जगह ममता को बुलाया था वो वहाँ पर नहीं आया। बहुत देर इंतजार के बाद आखिर ममता घर आ गई। लेकिन तब तक मेरी माँ रूपा और सुरेश की शादी हो चुकी थी। सब घर वाले ममता पर बहुत गुस्सा हुए और ममता को घर से निकालने लगे कि तुमने तो हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आप क्या लेने आई हो। लेकिन ममता ने एक नई कहानी सुना दी। उसने कहा कि रूपा ने ही उसे यहाँ से ये कहकर भेजा था कि सुरेश ममता से अकेले में मिलना चाहते हैं। मैं तो कुछ देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और जानबूझकर इतनी देर तक बांधे रखा कि शादी संपन्न हो जाए। शादी के संपन्न होते ही मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया था। ये सब कुछ किया कराया रूपा का ही है। इसने जानबूझकर मुझे बाहर भेजा था ताकि मेरी जगह ये सुरेश से शादी कर सके। रूपा मना करती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ममता ने अपनी बातों में घर वालों को ऐसा उलझाया कि उन्होंने ममता की बातों पर यकीन कर लिया। शादी तो हो गई थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन ममता को घर में रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ममता दिन रात अब प्लान बनाने लगी थी कि किसी तरह रूपा को और सुरेश को अलग कर सके, क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था सुरेश और रूपा आपस में खुशहाल जिंदगी गुजारें। ममता का आशिक तो उसे धोखा देकर भाग गया था। अब वो सुरेश पर ही डोरे डालने लगी थी, लेकिन सुरेश किसी भी तरह ममता के काबू में नहीं आ रहा था। सुरेश और रूपा आपस में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और उनकी खुशियों को और भी ज़्यादा कर दिया था सविता के जन्म में। सविता के जन्म के बाद दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। और फिर भगवान ने सुरेश और रूपा को दूसरी खुशी दी। वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी। रूपा अपनी माँ के घर गई हुई थी और फिर ममता ने ऐसी चाल चली कि सब कुछ तबाह हो गया। ममता ने किसी गैर मर्द को पैसे देकर खरीद लिया और उससे कहा कि तुम्हें रूपा के कमरे में सोना है। पैसे के लालच में उस इंसान ने ऐसा ही किया। ममता ने रूपा को कुछ ऐसा पिलाया कि वो गहरी नींद में चली गई। जब रूपा गहरी नींद में चली गई तो वो आदमी रूपा के बराबर बेड पर लेट गया और इतने में ममता ने सुरेश को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी पत्नी के कारनामे खुद अपनी आंखों से देख लो। जब सुरेश आए तो रूपा और वो आदमी एक साथ लेटे हुए थे। रूपा का सर उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। सुरेश ने गुस्से में आकर उसी वक्त रूपा को झंझोड़ कर उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। रूपा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और फिर गुस्से में सुरेश ने ना आओ देखा ना ताओ रूपा को तलाक देने का फैसला सुना दिया। मासूम और कमज़ोर दिल की रूपा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ममता अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने सब घर वालों को ऐसे विश्वास दिला दिया कि जैसे रूपा ही गलत थी। उसने ही झूठ बोलकर सुरेश के साथ शादी की थी। जिस समय रूपा की मौत हुई थी सविता उस समय 5 साल की थी। सुरेश सविता को अपने साथ लेकर आ गए। सुरेश के घर वालों ने दूसरी शादी का जोर लगाया, लेकिन सुरेश नहीं माने। उन्होंने रूपा से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें धोखा दिया था और मोहब्बत से सुरेश का विश्वास उठ चुका था। सुरेश पूरी तरह टूट चुके थे और इसी बात का फ़ायदा ममता ने उठाया। उसने सुरेश पर अपने प्यार के डोरे डालना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उसने सुरेश का दिल जीत लिया और फिर सुरेश और ममता की शादी हो गई। ममता ने सुरेश पर अपनी मोहब्बत का ऐसा जादू चलाया कि वो अपनी बेटी सविता को भी भूल गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सविता बड़ी हो गई, यहाँ तक कि सविता ने घर से भागकर शादी भी कर ली थी। ममता को भगवान ने कोई उसका खुद का बच्चा नहीं दिया था। ममता को अब और भी बहाना मिल गया था कि जैसी माँ वैसी बेटी।
वो हर वक्त तो सुरेश के कान भरती रहती, लेकिन एक दिन सच्चाई खुलकर ही रहती है। जब सुरेश ने खुद अपने कानों से ममता और उसके आशिक की बातों को सुना, ममता का वही पुराना आशिक जो उस दिन शादी वाली रात उसे लेने नहीं आया था, वो ममता से मिलने घर आया था। सुरेश उस समय काम पर होते थे, लेकिन उस दिन जल्दी घर आ गए थे। कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर वो वहीं रुक गए। उन्होंने सुना कि वो लड़का कह रहा था, ममता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो उस रात मैं आ नहीं सका, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम सुरेश को छोड़ दो, मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ममता ने उसे कहा था कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से सुरेश को पाया है, अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ सकती। सुरेश को पाने के लिए उसने अपनी बहन रूपा तक को नहीं छोड़ा। सुरेश अंदर कमरे में गए थे और ममता के जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को तुमने मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी के लिए मेरे मन में जहर भर दिया। भगवान तुम्हें इसकी सज़ा जरूर देंगे। जब ममता को लगा कि उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो ममता ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वो सुरेश को दूध में कुछ ऐसा मिलाकर पिलाने लगी कि सुरेश अपने होशो हवास खो देते। धीरे धीरे सुरेश कमज़ोर होते चले गए और बीमारियों की पकड़ में आते चले गए, और फिर एक दिन उन्हें लकवा मार गया। लेकिन मरने से पहले सुरेश अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर गए थे, और यही बात ममता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अपने नाम करवाने, और उसके पास ही एक रास्ता था, सविता का घर बर्बाद करके सविता को घर पर बिठा देना और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। डायरी पढ़ने के बाद सविता की आंखें में आंसू आ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मौसी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे अपनी माँ और अपने पापा को लेकर आज बहुत रोना आ रहा था। कैसी खुशहाल जिंदगी थी दोनों की, लेकिन ममता ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। सविता ने प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और अपने कमरे में चली आई। उसने सोच लिया था कि आज वो ममता के सामने चुप नहीं बैठेगी, आज उससे सारा हिसाब मांगेगी। और थोड़ी ही देर में ममता घर आ गई। आज उसके साथ पीयूष फिर से था, लेकिन सविता ने पीयूष को नज़रअंदाज कर दिया। उसे पीयूष से भी नफरत हो रही थी, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर उसने सविता की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जैसे ही ममता घर आई, सविता चीख पड़ी, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा मेरी माँ को, और क्यों मारा मेरे पापा को? क्यों बर्बाद की मेरी ज़िंदगी? तुम्हारे दिल में दिल नहीं, क्या उसकी जगह पत्थर है? कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी तुमने, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मेरे पापा ने ये सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, तुम अब इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। सविता की बात सुनकर ममता जोर जोर से हंसने लगी और उसी भयानक हंसी के साथ बोली, सविता तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? असली पेपर तो मेरे पास हैं, जो मैंने अभी हाल में ही कोर्ट से बनवाए हैं। तुम इन्हें नकली पेपर कह सकती हो, क्योंकि ये नकली पेपर ही हैं, लेकिन कोर्ट में तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि ये नकली पेपर हैं। इन पेपर्स में ये सारी जायदाद मेरे नाम है, इसीलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ। मैं हक्का बक्का सी ममता का मुंह देख रही थी। पीयूष भी ममता की सारी बातें सुन रहा था और हक्का बक्का सा खड़ा था। दौलत के लालच में आकर उसने सविता को छोड़कर ममता से रिश्ता बनाया था। ममता ने उसको शायद दौलत का ही लालच दिया होगा, तभी तो उसने सविता को छोड़ दिया। लेकिन उसको कहाँ पता था कि सारी जायदाद तो सविता के नाम पर है। वो हारे हुए ज्वारी की तरह लग रहा था। वो अपनी इतनी प्यार करने वाली पत्नी से हाथ धो बैठा था और एक मक्कार औरत के जाल में फंस गया था। सविता के पास और कोई रास्ता नहीं था। ममता ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सविता के पास और कोई ठिकाना नहीं था। वो अनाथ आश्रम में चली आई, वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। और फिर वहीं पर नितिन और सविता की मुलाकात हुई। नितिन को सविता की सादगी पसंद आ गई थी। नितिन ने सविता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसने सविता से कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके हैं, मेरी 9 साल की छोटी सी बच्ची है, मेरी बच्ची को माँ की ज़रूरत है और मुझे भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी बच्ची की माँ और मेरी जीवन साथी बनना पसंद करोगी? ममता को नितिन की आंखों में सच्चा प्यार नजर आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार पहले भी वो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मोहब्बत का सौदा नहीं था, इसमें नितिन की कुछ मजबूरी थी। उसे अपनी बच्ची के लिए माँ की ज़रूरत थी और सविता को ये सौदा घाटे का नहीं लगा। उसने झट हाँ कर दी। सविता और नितिन की बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उसने रिया को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। रिया भी बहुत जल्दी ही सविता से घुल मिल गई और उसे माँ कहने लगी। सविता की शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी को अब 10 साल गुजर चुके थे। सविता अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। एक बार सविता और नितिन मंदिर में कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और सविता के पैरों से ज़मीन सरक गई जब उसने ममता को भी भिखारियों की लाइन में खड़ा देखा। ममता की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत बीमार लग रही थी। ममता की हालत देखकर सविता का दिल कांप गया।
भगवान ने ममता को उसके कर्मों की सज़ा दे दी थी। बाद में सविता को पता चला कि पापा ने अपने काम के लिए बैंक से कुछ लोन लिया था, जिसकी किस्तें समय पर न पहुंचने की वजह से बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका था और बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए पापा की सारी जायदाद नीलाम कर दी। ममता खाली हाथ रह गई। ममता गलत कामों में पड़ चुकी थी और इसीलिए ममता को एक भयंकर बीमारी हो गई, उसे एड्स हो गया था। आज वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। सविता का ममता से दिल तो नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ, उसके पापा उसके पास नहीं थे। लेकिन इंसानियत के नाते सविता ने ममता को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब उसी हॉस्पिटल में ममता अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।